and the exchange of gases occur by the diffusion. And what is diffusion? Diffusion is the movement of substances from higher concentration to lower concentration. For example, अगर हम एक गिलास पानी में अंदर इंक डाल दें तो इंक जो है धीरे धीरे अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती जाएगी, एंड दिस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि भी किसी भी मेम्ब्रेन सेल के अंदर कोई चीज आ रही है या जा रही है, दैट अकर थ्रू द मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। और डिफ्यूजन क्या होगा कि मेम्ब्रेन के एक तरफ अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है, दूसरी तरफ अगर कम कंसंट्रेशन है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ किसी सब्सटेंस का मूवमेंट होना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सपोज करो मेम्ब्रेन के इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस तरफ कम है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होना किसी सब्सटेंस का, वही क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है दैट अकर बाय डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के द्वारा होगा। और डिफ्यूजन कहां से होगा? हमने एयर कहां ली? वी टेक एयर इनटू लंग्स बाय इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान हमने एयर को किस में पुल कर लिया? लंग्स में। लंग्स में एयर आई तो पहले किस में? नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोनकाई, प्राइमरी ब्रोनकाई से सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्सरी ब्रोनकाई, फिर ब्रोनकियोल, और उसके बाद फिर कहां पहुंची? एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर एयर आ गई, ठीक है। अब एल्वियोली से डिफ्यूजन होगा उसका किसमें? ब्लड में। और एल्वियोली से ब्लड में डिफ्यूजन ये होगा एल्वियोली के सरफेस से। अब एल्वियोली के सरफेस पे जो है बेटा, जैसे ये एल्वियोली है, इस एल्वियोली के अंदर जो डिफ्यूजन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ब्लड से किसके अंदर? एल्वियोली में। और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वियोली से ब्लड में। ये किसके थ्रू होगा? या मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। एंड दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलेंगे जिस मेम्ब्रेन के थ्रू एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में आएगी। और जो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती है बेटा। 3 लेयर कौन कौन सी? एक तो जो एल्वियोली है, इस एल्वियोली की एपिथीलियम प्रेजेंट होगी। एल्वियोली जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है उसकी भी कोई सतह तो होगी, सरफेस तो होगी। तो उसके सरफेस पे क्या होगा? हाँ बेटा, जो उसका सरफेस बना होगा दैट इज मेड अप ऑफ एल्वियोलर एपिथीलियम। ये एल्वियोलर एपिथीलियम का बना होगा, ठीक है। और कोई भी एपिथीलियम टिश्यू हुआ, उसकी सेल्स आर अरेंज ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होती हैं। अदरवाइज सेल जो है वो इकट्ठी होल्ड कैसे रहेंगी? सेल्स को होल्ड रखने के लिए एपिथेलियम टिश्यू में जो एपिथेलियल सेल्स होती दे आर प्लेस्ड ओवर ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे फर्श की टाइल होती हैं इस प्रकार बेटा, कि फर्श की टाइल को भी एक दूसरे के साथ अरेंज करके एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे सीमेंट वगैरह डाल के उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो क्या होगा? एल्वियोलर एपिथीलियम। जो एल्वियोलर एपिथीलियम है इसकी सेल कैसी होंगी? स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब क्या है? फ्लैट सेल है, यानी इनकी थिकनेस ज्यादा नहीं है, थिन फ्लैट सेल है, स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? जो ब्लू कलर की लाइन दिखा रखी है क्या है? बेसमेंट सब्सटेंसेस। बेसमेंट सब्सटेंसेस है बेटा ये, मींस दे होल्ड द सेल्स ऑफ एल्वियोलर एपिथीलियम and the endothelium of blood capillaries। एल्वियोली की जो वॉल होगी उसमें ब्लड कैपिलरीज होंगी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये ब्लड कैपिलरीज हैं। इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ब्लड, ये आरबीसी हैं, दीज आर आरबीसी। ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स की जो वाल है दीज आर कॉल्ड एंडोथीलियम। इन्हें क्या बोलेंगे? एंडोथीलियम। तो ये इस तरफ एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस तरफ क्या है? एल्वियोलर एपिथीलियम। ये तीनों लेयर मिलके क्या बनाएंगे? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, या फिर इन्हें क्या बोल देते हैं? एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी से बनी हुई मेम्ब्रेन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली से ब्लड में आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोली में जाएगी, ठीक है।
इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, या फिर एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक, तो आपसे पूछ लिया जाए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच लेयर्स? 3 लेयर्स, एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आई बात समझ में? अब जो ये डिफ्यूजन अक्कर होता है, ये डिफ्यूजन अक्कर कैसे होगा? हाउ दिस डिफ्यूजन अक्कर? ठीक है, ये डिफ्यूजन अक्कर होगा बेटा, अभी बता बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। जैसे ये एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर एयर ने एंटर किया, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा 0.3 mmHg। मींस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, और दूसरा, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा? रिब केज आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन जो है वो यानी एयर एंटर करेगी लंग्स में। एल्वियोली के अंदर जो एयर एंटर की, उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बेटा 104 mmHg, और एल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। ठीक बेटा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, सॉरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो गई यहां पे। ठीक, इस तरफ से ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करेगा लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंटर किया लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एंटर करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बेटा 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 mmHg। अब जो डिफ्यूजन होगा तो गैस अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो देखिए एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40 mmHg। तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहां होगा? एल्वियोली से ब्लड में। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गई एल्वियोली से ब्लड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 45 mmHg। एल्वियोली में कितना है? 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है या एल्वियोली में? ब्लड में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाएगा ब्लड से एल्वियोली में। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर दोबारा से ऑक्सीजन एंटर की, इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेशन। और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, इसके अंदर ऑक्सीजन के एंट्री से और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा? 95 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा? 40 mmHg। ठीक है, फिर इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुल्मोनरी वीन लेके वापस किस में आएगी? लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आएगी। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में गया? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ने इसे पंप कर दिया एओर्टा या मेन आर्टरी। मेन आर्टरी से लेके जाएगी, ये ब्रांचेस होती जाएंगी और ब्रांच होके ये आर्टरी ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी सेल तक पहुंचाएगी। अब पूरे शरीर के अलग अलग सारी सेल डिमॉन्स्ट्रेट कर तो नहीं सकते, इसलिए सिर्फ ये सेल्स को हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। अब याद रखना कि जो ये दो सेल हमने बनाई हैं, दीज सेल्स रिप्रेजेंट द ऑल बॉडी सेल्स। ये शरीर की सभी सेल को रिप्रेजेंट कर रही है जहां तक ये ब्लड जाएगा ब्रांचेस के थ्रू। ठीक बेटा, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां तक पहुंचेगा
तो आर्टरी और वीन को इंटरकनेक्ट करने वाले ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये टिश्यू के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होंगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40 mmHg। जबकि सेल या टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmHg। तो अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg और टिश्यू के अंदर है 40 mmHg। तो ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में ज्यादा है ऑक्सीजनेटेड में और टिश्यू में कम, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में। अब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाएगी टिश्यू से ब्लड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वीन्स कलेक्ट करेगी, वीन्स कलेक्ट करके मेन वेना कावा या मेन वीन ये इसे लेके जाएगी हार्ट में। हार्ट के राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट एट्रियम से किस में गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ने इसे पंप कर दिया पुल्मोनरी आर्टरी में। पुल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में लेके गई? लंग्स में। लंग्स में गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली से ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है एल्वियोली में डिफ्यूज आउट हो गई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेटेड में। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से पुल्मोनरी वीन लेके आएगी किस में? हार्ट में। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप कर दिया आर्टरी में। आर्टरी से लेके जाएगी सभी टिश्यू तक। ठीक है, टिश्यू में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम विद कंपैरिजन टू द सेल और टिश्यू। इस प्रकार ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाएगा ब्लड से टिश्यू में और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाएगी ब्लड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। आई बात समझ में? ये तो था डिफ्यूजन की डिफ्यूजन कैसे होगा अलोंग द हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ कोई भी गैस डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक बेटा, तो दो प्रकार का डिफ्यूजन हुआ यहां पे। पहला डिफ्यूजन क्या था? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड। दूसरा कौन सा था? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू और सेल। ठीक है, तो दोनों जगह डिफ्यूजन कैसे हुआ ये बात समझ आई? हाँ बेटा, तो ये डिफ्यूजन हुआ। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। ठीक है, अब गैसेस को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कैरी करेगा, हाँ एक चीज और, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको खैर एनसीईआरटी बुक में भी टेबल दी गई है, अदरवाइज आपको टेबल बनानी है कि भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो टेबल आपको बनानी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में, ठीक है, फिर एल्वियोली में, ठीक है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर जो है टिश्यू में। ये मैंने आपको लिखवा दिए बेटा, ये सारे आपको बनाने फिर याद रखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, या सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे। अब गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में मेनली गैसेस क्या क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। ठीक बेटा,
टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस आर transported by lungs, sorry, by blood। ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to all body cells and carbon dioxide from body cells to lungs। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कौन कैरी करेगा? ब्लड कैरी करेगा। ब्लड जो है ऑक्सीजन को तो लंग्स से लेकर कहां जाएगा? बॉडी की हर सेल तक जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी की सेल से लेकर वापस कहां तक आएगा? लंग्स तक। क्योंकि जो कार्ब ऑक्सीजन जो है उसे सेल तक जो लेके गया तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से कहां पे ट्रांसफर होगी? एल्वियोली तक, लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो दोनों गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ठीक है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन टू फॉर्म्स। दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होगी। वन डिसॉल्व्ड फॉर्म, about 3% of oxygen is transported in soluble or dissolved form or solution by प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा है उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी और उस डिसॉल्व फॉर्म में या सोल्यूबल फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लाज्मा के द्वारा, और ये केवल कितना होगा? 3%। ठीक है, एंड सेकेंड है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड पिगमेंट। ये एक रेड कलर पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड पिगमेंट which have affinity to bind with oxygen। जिसकी एफिनिटी होती है कि ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
हाँ बेटा, हीमोग्लोबिन क्या भी HB से इसे डिनोट करते हैं बेटा। हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑफ हीमोग्रुप, जो क्या है आयरन पार्ट, यानी एक हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, आयरन, ठीक है, प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन पार्ट, ठीक है। चार तो आयरन होंगे, चार क्या होंगे, आयरन सेंट्रल मेटल एटम, और चार ही क्या होंगी, प्रोटीन चेन, फोर चेन्स, फोर चेन्स, कौन सी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं बेटा, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड के बने हुए हैं ना, तो अमीनो एसिड के जुड़ने से जो चेन बनेगी दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो चार प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन में, दो होती हैं अल्फा चेन और दो होती हैं बीटा चेन। अब जो चार चेन हैं, इन चारों चेन में सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन, तो चार आयरन हो गया चार चेन के लिए, ठीक है। और ईच आयरन एटम कैन बाइंड वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और एक मेटल जो आयरन मेटल है वो एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन एटम है बेटा, चार, ठीक है। तो ईच हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद मैक्सिमम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाँ बेटा, इसलिए एक हीमोग्लोबिन के साथ मैक्सिमम चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस होगी बाइंड होने की, ये रिवर्सिबल होती है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जब हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये तो है हीमोग्लोबिन, ये क्या है ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो लंग्स के अंदर तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जैसे ही फ्री ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां तक पहुंचेगा, टिश्यू में पहुंचेगा, वहां पे क्या होगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर ब्रेक डाउन होगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, यानी ये दोबारा से किस में ब्रेक डाउन होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, यानी ये रिवर्सिबल भी है। जो प्रोसेस दोनों साइड जा सकती है, यानी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट दोबारा से सबस्ट्रेट में ब्रेक डाउन हो सकता हो, दोनों साइड में रिएक्शन जा सकती हो, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। जो आगे की तरफ जाएगी इसे क्या बोलेंगे, एसोसिएशन, और जो पीछे की तरफ आएगी इसे क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। क्योंकि अब क्या हो रहा है, एसोसिएशन का मतलब क्या हो रहा है बेटा, एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, कि भाई हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का संगठन हो रहा है और उससे क्या बन रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो है वो इकट्ठा कॉम्बिनेशन हो गया जिससे बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डिसोसिएशन में क्या होता है, विच्छेद होना, ये दोबारा से विच्छेद हो जाते, दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों ब्रेक होके क्या बना देंगे, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन।
मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन में। तो दोनों प्रकार की प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्सिबल भी है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड में जाएगी। अब कौन कौन से फैक्टर हैं कि भाई किन कंडीशन में तो इनका एसोसिएशन होगा और किस कंडीशन में डिसोसिएशन होगा। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो है वो किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में दोबारा से डिसोसिएट हो जाते हैं कि भाई लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, तो एफिनिटी है तो उसे बाइंड करके क्यों नहीं रखती, टिश्यू में जाने के बाद ऑक्सीजन को डिलीवर कैसे कर देती है। तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये होगा, और ये फैक्टर है बेटा फैक्टर्स affecting the association and dissociation of oxygen with hemoglobin। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों को अफेक्ट करते हैं। तो दीज फैक्टर्स आर, फर्स्ट फैक्टर है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, किससे डिनोट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो पीएच क्या होगी, कम, ठीक है, यानी पीएच और एसिडिटी। और पीएच अगर कम होगी तो एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। अब फोर्थ है बेटा टेम्परेचर। These are the four factors which are responsible for the association and dissociation of oxygen। अब एसोसिएशन को कौन कौन से फेवर करेंगे, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, और कहां होगा ये, इन एल्वियोली, एल्वियोली के अंदर होगा बेटा ये। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, ये कहां अकर होगा, इन टिश्यू में, ठीक बेटा। तो एसोसिएशन कब कब होगा, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई। कब होगा बेटा, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, ज्यादा। सेकंड, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम, तब, ठीक बेटा। और थर्ड वन इज हाँ बेटा देखो, लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच क्या होगी, ज्यादा, हाई पीएच। पीएच अगर ज्यादा होगी, ठीक है,
तो एसिडिटी क्या होगी, कम। और इस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। और फोर्थ वन इज लो टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, लो। जैसे हम सांस लेते हैं, इनहेल करते बेटा, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो कंडक्शन पार्ट है, उस कंडक्शन पार्ट का एक मेन फंक्शन था, ये इवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट देता है। इवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट देता है, दैट मीन वहां पे टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो किसको फेवर करेगा, एसोसिएशन को। तो डिसोसिएशन को क्या क्या फेवर करेगा, इनके ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या क्या बेटा, पार्शियल प्रेशर यहां पे हाई था तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कम था, तो डिसोसिएशन को कौन फेवर करेगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। थर्ड वन इज मोर हाइड्रोजन आयन या मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन की हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगी तो पीएच क्या होगी, कम, लेस पीएच। पीएच कम होगी, पीएच कम होगी तो एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। अब जो है लास्ट, हाई टेम्परेचर या फिर मोर टेम्परेचर, इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो ये एसोसिएशन को फेवर करेंगे, ये फैक्टर क्या करेंगे, डिसोसिएशन को फेवर करेंगे। अब देखें तो हमने अभी पढ़ा था कि जो एल्वियोली है, इस एल्वियोली में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो क्या था बेटा, 104। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था, 40। तो ब्लड से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी ज्यादा था और कार्बन डाइऑक्साइड का कम था। सांस लेते हैं उस दौरान टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे कंसंट्रेशन कम होता है, मींस तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच क्या हो जाएगा, ज्यादा। और ये कंडीशन फेवर करती है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाए और क्या बना दे, ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, जैसे ही फिर ये टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू में हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg। ठीक, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर जो वाटर है उस वाटर के साथ मिलके क्या बना देगी, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। और H2CO3 जो है ये जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाइकार्बोनेट आयन में, हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3 नेगेटिव। अब जो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब पीएच जो है वो कम हो जाएगी, यानी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर वहां पे हो जाएगा। ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान वहां पे एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर जो है वहां पे क्या होगा, ज्यादा, इन कंपैरिजन टू इन एल्वियोली। ये फेवर किसको करेंगे, डिसोसिएशन को, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन जो है फिर वो ब्लड से डिफ्यूज हो जाएगी किसमें, सेल में। आई बात समझ में। तो कैसे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, कैसे डिसोसिएट होगा, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे, ये समझ आया। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कराओ। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कराओ क्या होता है बेटा, कि भाई ऑक्सीजन के किस पार्शियल प्रेशर पे कितने परसेंट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, इसी रिलेशनशिप को अगर ग्राफिकली प्रेजेंट कर दें उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कराओ। मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद द
परसेंटेज, सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन परसेंटेज कितनी है। और सैचुरेशन परसेंटेज का मतलब है कि भाई कितने परसेंट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो चुकी। अब जैसे सपोज करो हमारे अंदर जितनी हीमोग्लोबिन है उसके 50% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो गई, ठीक है, तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना आ गया यहाँ पे 50%। अगर सपोज करो कि 100 मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन के हैं और उनमें से 60 मोलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो गई, तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज यहाँ पे कितना आ गया 60%। 100 में से अगर 80 हीमोग्लोबिन, टोटल 100 हीमोग्लोबिन है ब्लड में, और उसमें से 80 जो हैं उनके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो गई, दैट मीन 80% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन परसेंट आ गई। तो यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो। ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो क्या बेटा, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ partial pressure of presentation of relationship between partial pressure of O2 and hemoglobin saturation percentage।